राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सर्वधर्म संगम नेशनल टीवी चैनल पर आप सभी राष्ट्रवासियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां सरदार पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस देश को एकजुट करने में सरदार पटेल की बहुमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि एकता हमेशा से ही भारत की अनूठी विशेषता रही है, लेकिन देश को तोड़ने और विभाजित करने की कोशिशें आज तक चल रही हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे धर्म, जाति और भाषा के आधार पर देश को बांटने की नकारात्मक सोच से बचें। एकता दिवस परेड में सीमा सुरक्षा बल और 5 राज्य पुलिस बलों के दस्तों ने हिस्सा लिया। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पुलिस खेल पदक जीतने वाले 6 खिलाड़ियों ने भी परेड में हिस्सा लिया। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय एकता दिवस का बहुत विशेष अवसर के रूप में मैं इसे देख रहा हूं। ये वो वर्ष है जब हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एकता नगर में ये जो परेड हुई है, हमें इस बात का एहसास भी दिला रही है कि जब सब एक साथ चलते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। साथियों, ये एकजुटता, ये अनुशासन परिवार, समाज, गांव, राज्य और देश हर स्तर पर आवश्यक है और इसके दर्शन आज हम देश के कोने कोने में कर भी रहे हैं। आज देश भर में 75,000 एकता दौड़, रन फॉर यूनिटी हो रही है। लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश का जन जन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की संकल्प शक्ति से प्रेरणा ले रहा है। आज देश का जन जन अमृत काल के पंच प्राणों को जागृत करने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संकल्प ले रहा है। साथियों, राष्ट्रीय एकता दिवस ये अवसर केवड़िया एकता नगर की ये धरती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता? क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती? क्या होता अगर हमारे ज्यादातर राजे रजवाड़े त्याग की पराकाष्ठा न दिखाते, मां भारती में आस्था न दिखाते? आज हम जैसा भारत देख रहे हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक कठिन कार्य, ये असंभव कार्य सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल ने ही सिद्ध किया। मुझे विश्वास है सरदार साहब की प्रेरणा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए निरंतर हम सबका मार्गदर्शन करेगी। हम सब मिलकर सशक्त भारत का सपना पूरा करेंगे। भारत के लौह पुरुष के नाम से ख्याति प्राप्त करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 146वीं जयंती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को भारत संघ से मिलाने की भूमिका निभाई थी, इसलिए उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। पटेल जी ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर कार्य किया था। देश भर में उनकी जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल स्कूल पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल हर भारतीय के मन में बसे थे, वो भारत की मिट्टी की उपज हैं। शाह ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उस वक्त सरदार पटेल को मिले थे, लेकिन उन्होंने इसका त्याग किया और देश के लिए काम किया। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम किया है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे शिक्षकगण, अभिभावकगण और 10, 11 और 12वीं कक्षा के सभी प्यारे विद्यार्थिनियों, आप सभी को आज मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज 31 अक्टूबर है, सरदार जयंती है। सरदार साहब के व्यक्तित्व को, उनके बारे में बात करना, जिन्होंने सरदार को कभी देखा ही नहीं, सरदार के साथ काम नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। कई लोगों के बारे में आप जिनके साथ देखे नहीं हो, काम नहीं किया है, ऐसे कई लोगों के बारे में बहुत सारी बात कर सकते हो, मगर सरदार के बारे में इस प्रकार से बात करना बहुत कठिन इसलिए है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे सरदार पटेल सरीखे जिन्होंने कभी भी अपनी प्रसिद्धि के लिए जीवन में कुछ नहीं किया। सरदार साहब इतने सालों के बाद भी, बुलाने के लाख प्रयास के बावजूद, आज देश के हर व्यक्ति के मन में बसा हुआ व्यक्तित्व है, क्योंकि वो भारत की मिट्टी के सुगंध की उपज थे, भारतीय संस्कृति के प्रतीक थे और वो व्यवहारिक नेता थे। कभी भी उन्होंने कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखी। अगर वो चाहते तो आजादी के समय पर कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, उसमें सबसे ज्यादा वोट श्री सरदार पटेल को ही मिले थे देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। फिर भी उन्होंने आग्रह कभी नहीं रखा, वो पद त्याग दिया, क्योंकि देश के अंदर नई सरकार बन रही थी और विखवाद हमारे दुश्मनों को मजबूती देता। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि काफी लंबे समय तक सरदार के काम को इस देश ने एक प्रकार से याद करने का प्रयास भी नहीं किया। सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को भारत रत्न मिलने में कई साल लग गए। सरदार पटेल के स्मारक को बनाने में भारत को कई साल लग गए। सरदार पटेल के विचारों को संकलित कर युवा बच्चों की प्रेरणा बनाने के लिए कई साल लग गए। मगर अब ऐसा मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जो करता है इसको कोई भुला नहीं सकता है, और महान वो ही है जिसके मरने के 50-100 साल के बाद भी लोग उसको याद करें। और सरदार ऐसी ही शख्सियत है जो अपने काम से अजर है, अमर है, एटर्नल है। तो आज सरदार पटेल की जयंती पर मैं सभी विद्यार्थियों को यही अनुरोध करना चाहता हूं, जितना भी उपलब्ध है सरदार पर वो जरूर पढ़िए, अपने मन से सोचिए और उस दिशा में चलने का प्रयास करिए। यही आपको आगे ले जाएगा। छठ पूजा एक प्राचीन महोत्सव है जिसे दीपावली के बाद छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा को बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न महानगरों में मनाया जाता है और अब तो विदेशों में भी इस महापर्व को मनाया जाने लगा है। इस व्रत में विशेषकर सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना की जाती है। वैसे तो लोग उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा अनोखा पर्व है जिसकी शुरुआत डूबते हुए सूर्य की आराधना से होती है। घर परिवार की सुख समृद्धि और आरोग्यता के लिए छठ पूजा का व्रत किया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाय खाय के रूप में मनाया जाता है।
सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र बना दिया जाता है। इसके पश्चात छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को निमंत्रण दिए जाते हैं। प्रसाद के रूप में मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ व चावल की खीर और रोटी बनाई जाती है। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन मिट्टी के चूल्हे पर छठ प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के लड्डू बनाते हैं। इसके अलावा मिठाइयाँ, नारियल, पूजा का सामान व कई प्रकार के फल छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ का सूप सजाया जाता है और व्रत के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचते हैं। छठ व्रत पर एक पवित्र नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से स्त्रियां छठ के गीत गाती हैं। इसके बाद अर्घ दान संपन्न करती हैं। सूर्य को जल का अर्घ दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है और चौथे दिन उदयमान यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण करते हैं। कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने पर साधकर के आत्मविश्वास, मान सम्मान, संतान की आयु में वृद्धि होती है। समस्त राष्ट्रवासियों को DID परिवार की ओर से दैनिक इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक, मदर इंडिया पत्रिका, ग्रेट इंडिया लिस्ट, राष्ट्र प्रथम टीम की ओर से दीपावली, गुरु पर्व, छठ, विश्वकर्मा पूजा, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर माँ लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। गुजरात के मोरबी शहर में रविवार को मच्छू नदी पर पुल टूट जाने से बड़ा हादसा हो गया। यहां सैकड़ों लोग नदी में गिर गए। हादसे में अब तक लगभग 135 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही सैकड़ों लोग घायल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पुल की क्षमता करीब 100 लोगों की है और हादसे के वक्त इस पुल पर 500 से 700 लोग थे। मच्छू नदी पर बने इस पुल का इतिहास करीब 140 साल पुराना था। इस पुल की बात करें तो ये गुजरात के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में से एक बन गया। यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग घूमने आते थे क्योंकि ये पुल हवा में झूलता रहता है। ये पुल पिछले 6 महीने से मरम्मत की वजह से लोगों के लिए बंद था। 25 अक्टूबर से इसे फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया। वहीं इस पुल पर आने के लिए करीब 15 रुपए की फीस भी लगती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद वाले रविवार की छुट्टी होने पर कमाई के लालच में इस पुल को बिना फिटनेस जांच के लिए खोल दिया गया। एक साथ 500 से 700 लोग जमा हुए और पुल इतना बोझ झेल नहीं सका। पुल टूटकर नदी में गिर गया, जिससे लोग बहने लगे। रेस्क्यू के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स, NDRF, फायर ब्रिगेड और SDRF की टीम जुटी हुई है। अब तक 177 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और अभी भी सेना के साथ लोग भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल मोरबी सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां मोरबी ब्रिज गिरने से घायल हुए मरीजों को भर्ती कराया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। PMO ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में हुए हादसे के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य अधिकारियों से बात की है। उन्होंने स्थिति पर बारीकी से और लगातार निगरानी रखने और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद करने के लिए कहा है। PMO ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी में दुर्घटना में जान गंवाने वालों में से प्रत्येक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है।
इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सोमवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट कप का शुभारंभ किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया और कहा कि आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं। आप सबको सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट मैच के शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सबको मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कहकर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं। मैं सबसे पहले भारत गणराज्य के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए उनके योगदान के लिए उनका स्मरण करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन करता हूं। आज जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, प्रातः काल से अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में आज हम लोगों ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया है। राष्ट्रीय एकता दौड़ प्रदेश भर के सभी 75 जनपदों में चल रही है। प्रातः काल हजारों की संख्या में बच्चे, स्कूली शिक्षक, प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि ये रन फॉर यूनिटी के हिस्से बने थे और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर दिव्यांग जनों की विशिष्ट क्रिकेट प्रतियोगिता T20 के रूप में भी यहां पर इकाना में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में यह आयोजन हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजक, प्रायोजक और इससे जुड़े हुए सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को और सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कहकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया जोश, प्रतिभा से भरपूर हमारे दिव्यांगजनों के मन में पैदा किया है। न केवल उस क्षेत्र में बल्कि नौकरी में उनके आरक्षण के कोटे को बढ़ा करके और उसकी श्रेणी के दायरे को बढ़ा करके भी उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। इस अवसर पर जब T20 क्रिकेट के इस 8 दिवसीय कार्यक्रम को उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे इस अवसर पर प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो बताया गया कि कई टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही है और स्वयं यहां पर
तमाम हमारी संस्थाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, जिसमें इंडियन बैंक इसका मुख्य प्रायोजक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल, सोमपो इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं और डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इस आयोजन की मुख्य आयोजक हुई बनी है। मैं इस बात के लिए इस कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दीपा मलिक को विशेष रूप से हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अपने स्वयं की परेशानी को नजरअंदाज करते हुए लाखों लोगों के लिए वो एक प्रेरणा बनी हुई है। आप सबको आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार अपने सभी दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हम सब भी अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए कार्य करेंगे। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। यूं तो भारत में कई सशक्त महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने अभूतपूर्व योगदान और कार्यों के जरिए सुनहरे अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कराया। उन्हीं में से एक है भारत की लौह महिला इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद से अब तक देश को कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं मिली। इंदिरा नारी शक्ति का बेमिसाल प्रतीक रही। जब उन्हें नेहरू की राजनीतिक विरासत सौंपी गई तो माना गया कि वह एक गूंगी गुड़िया बनकर रहेंगी, लेकिन इंदिरा अपने फैसले लेने के लिए खुद सक्षम थी। यह उन्होंने साबित कर दिया बतौर प्रधानमंत्री। उनके दमदार फैसलों ने पूरे देश में क्रांति ला दी थी, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार और देश में इमरजेंसी लागू करने जैसे फैसलों से कई बार इंदिरा गांधी को विवादों के घेरे में भी खड़ा कर दिया गया था। हालांकि उनके द्वारा लिए दमदार फैसलों की वजह से वह आज भी जानी जाती हैं। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी से पहले हुआ भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी को भारत का समर्थन देना और इन सब के बीच चली कूटनीति इंदिरा गांधी के नेतृत्व की गाथा है। 1971 का युद्ध भारत के लिए सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, ये राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से बहुत बड़ी सफलता थी। सिर्फ 24 साल पुराने आजाद भारत ने पाकिस्तान के ताकतवर दोस्त अमेरिका और चीन के आगे भी घुटने नहीं टेके थे और इंदिरा जी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना के जवानों ने महज 13 दिनों में ही ढाका को आजाद करा दिया था और 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था। आज नारी शक्ति के रूप इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। बता दें कि 38 साल पहले इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड ने उन्हें गोलियों से भून डाला था, जिसके बाद उनका एम्स में काफी देर तक इलाज चला, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर देश आज उन्हें याद कर रहा है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य नेताओं ने भी उन्हें शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपनी दादी इंदिरा जी को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच दिल्ली में होने वाले आगामी निगम के चुनाव को लेकर सियासत जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भाजपा शासित नगर निगम पर भ्रष्टाचार का कड़ा आरोप लगाया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि भाजपा 2017 की तरह 2022 में भी अपने सारे पार्षदों के टिकट काट रही है। इस बार भी भाजपा अपने पार्षदों को भ्रष्ट मान रही है। दुर्गेश पाठक ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा मानती है कि उनके पार्षद भ्रष्ट हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सीबीआई और ईडी केवल सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को परेशान करने के लिए है? साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि 2017 की तरह 2022 के एमसीडी चुनाव में भी वो अपने सारे पार्षदों का टिकट काटेंगे। एक ही प्रश्न दिल्ली की जनता ये पूछती है कि भाई आप इन पार्षदों के टिकट क्यों काटते हो? इसका मतलब ये साफ हो गया कि ये पार्षद पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और ये कोई और नहीं, बीजेपी ही मान रही है, अन्यथा किसी की टिकट काटने की जरूरत होती नहीं है। 2017 के दौरान इनके सारे पार्षद भ्रष्ट थे, इसलिए इन्होंने टिकट काट दी। इनके सारे पार्षद लेंटर से उगाही करते थे, एमसीडी का फंड लूटते थे और वही हाल
5 साल बाद 2022 के चुनाव में भी इनके पार्षद पूरी तरह से भ्रष्ट हैं सारे के सारे, और उसी कारण ये 2022 के चुनाव में भी अपने सारे पार्षदों का टिकट काटने का निर्णय इन्होंने लिया है। जब भारतीय जनता पार्टी खुद ये मानती है कि 2017 के भी इनके पार्षद सारे भ्रष्ट थे, 2022 के भी इनके सारे पार्षद भ्रष्ट थे, तो इनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप सबको पता है कि 2017 से लेकर 2022 तक अगर देखा जाए तो इन पार्षदों ने लगभग 35,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। ये सारे इनके पार्षद और अधिकारी मिलकर देखा जाए तो एमसीडी के बजट का लगभग 50% बजट इन्होंने पूरी तरह से खा लिया। लगभग 35,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। आज तक एक भी पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पार्षद इनके चोरी करें, पार्षद इनके भ्रष्ट हैं, पार्षद इनके एमसीडी का सारा पैसा लूटे, लेकिन जेल के अंदर सत्येंद्र जैन रहेंगे, जेल के अंदर मनीष सिसोदिया जी रहेंगे, जेल के अंदर बाकी लीडर रहेंगे। ये कहां का न्याय है? इनके सारे पार्षद पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। इसी कारण आज स्थिति ये हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सारे पार्षदों का टिकट काटना पड़ रहा है। इससे ज्यादा स्थिति खराब हो नहीं सकती। इससे ज्यादा दिल्ली को इन्होंने लूटा है जिस तरह से इनके सारे पार्षदों ने मिलकर, कि आज स्थिति ये हो गई कि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि आज एमसीडी के चुनाव तक टालने पड़ गए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज इनके पार्षद और इनके नेता दिल्ली की जनता में जा नहीं सकते थे। इतनी बुरी हाल कर दी इन्होंने, पूरी तरह से पूरी दिल्ली को लूट लिया। कोई सीबीआई की कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं हुआ आज तक। इनके पूरे के पूरे नेता आज बड़ी बड़ी पोजीशनों पे बैठे हुए, पार्टी के बड़े बड़े संगठनों में बैठे हुए, जिनकी टिकटें काट दी गई। तो जो भ्रष्ट हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे दिखाता है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, चोर पार्टी है। सब लोग मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं दिल्ली की जनता का। आने वाले एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता इन सबको बुरी तरह चुनाव हराएगी। दिल्ली की जनता इनके किसी भी लुभावने में नहीं आएगी। इनके सारे के सारे पार्षद 2017 में जो थे वो भी भ्रष्ट थे, और 2022 वाले तो ज्यादा बड़े भ्रष्टाचारी हो गए। इन सबको सबक सिखाएगी और इस चुनाव में दिल्ली की जनता इनकी जमानत जब्त कराएगी। छठ के महापर्व पर आज उदयमान सूर्य को दिया गया अर्घ। छठ व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास का किया पारण। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से मंगलवार 1 नवंबर को 5 घंटे तक बंद रहेंगी उड़ानें। अल्पासी आरट्टू पर्व के अंतर्गत रनवे से निकलेगा पद्मनाभम स्वामी का जुलूस। लखनऊ के सीतापुर में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस जीप को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। दरोगा की मौत, 3 सिपाही गंभीर घायल। टक्कर मारकर फरार शख्स की तलाश में जुटी पुलिस। जारी रहेगी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की योगशाला। शनिवार को हुई DPSRU बोर्ड की 29वीं बैठक में विस्तार को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में शराब कारोबारियों में दिखा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का खौफ। सागर में उनके पहुंचने से पहले दुकानदारों ने बंद की दुकानें। जम्मू कश्मीर की शोपिया से लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। महाराष्ट्र में कोरोना काल में बीएमसी के कथित भ्रष्टाचार की जांच करेगा सीएजी। एकनाथ शिंदे सरकार ने दिए आदेश। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के एक बयान के बाद खड़ा हुआ विवाद। कहा ईसा मसीह थे हिंदू, भारत में बिताए 10 साल। कांग्रेस के पोस्टर में अब नहीं दिखेंगे दिग्विजय सिंह। कमलनाथ को पत्र लिखकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में वह पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके लिए होर्डिंग्स पर वह अपनी तस्वीर नहीं चाहते। इंडिया दर्पण दैनिक को चाहिए सब एडिटर, न्यूज एडिटर, 6 वीडियो कैमरामैन, 4 फोटोग्राफर, अनुभवी मार्केट एग्जीक्यूटिव, वीडियो एडिटर, वीडियो ग्राफिक्स डिजाइनर जिनका टीवी चैनल में काम करने का अनुभव 5 वर्ष, रिसेप्शनिस्ट व पीएन। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम